हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्जाम धुन में। दोस्तों, लगातार एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती और यूपी ट्रिपल एससी पेट की प्रिपरेशन करवाई जा रही है। 33 मॉडल पेपर आपको प्रोवाइड किए गए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का जो संकलन है वो आपको उपलब्ध करवाया गया है। आज के भी इस वीडियो सेशन में बहुत ही मस्त तरीके के क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे और आशा है वीडियो देखने के बाद आपको बहुत कुछ यहाँ से नॉलेज मिलने वाली है। दोस्तों, अगर चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी प्रकार के क्वालिटी कंटेंट को एक्सेस करने के लिए। वीडियो सेशन में आगे बढ़ें इसके पहले जो शिक्षक भर्तियों की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन अभ्यर्थियों के लिए छोटी सी इन्फॉर्मेशन। इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी लाए हैं प्लस कोर्स। अगर इसके फीचर्स की बात करें तो घर बैठे फेवरेट एजुकेटर के माध्यम से पढ़ने का मौका मिलेगा, कंप्लीट एग्जाम प्रिपरेशन होगी, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन होगा, एग्जॉस्टिव कवरेज होगा पूरे सिलेबस का, फ्री टेस्ट सीरीज प्रोवाइड होंगी, फ्री मॉक टेस्ट आपको मिलने हैं वीकली। अगर देखा जाए तो बिग न्यूज है, 80% जो सीटेट, यूपीटेट और स्टेट टेट है उनके सब्सक्रिप्शन प्लान में आपको छूट मिल रही है। 6 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको 699 में, 12 महीने का 899 में। यूज करिए हमारे रेफरल कोड EMTET को 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट पाने के लिए। दोस्तों, अगर बात करें DSSB, सुपर टेट, KVS, NVS, APS के सब्सक्रिप्शन प्लान्स भी यहाँ पे स्टार्ट हो चुके हैं और इनके प्राइसेस यहाँ पर दे दिए गए हैं। साथ में देखा जाए तो एम रीड सितंबर 2021 अब कंप्लीट बैच कोर्स स्टार्ट हो गया है 8 जुलाई से। 80% डिस्काउंट है सारे प्राइसेस पर। 6 महीने का 699 में, 12 महीने का 899 में। तो यूज करिए हमारे रेफरल कोड EMTET को, 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा और साथ ही साथ फ्री लाइव क्लासेस, टेस्ट, क्विजेस में पार्टिसिपेट करने का मौका भी। ज्यादा जानकारी के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड है, चेकआउट कर सकते। दोस्तों, कल के मॉडल पेपर 33 में हमने टोटल 78 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। तो आज के इस वीडियो सेशन में पहले 100 तक पहुंच लेते हैं, फिर इसके बाद 34 मॉडल पेपर को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, 79 क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर। मानव जठर में प्रोटीन पाचन के लिए उत्तरदायी अनुकूलतम परिवेश है, क्षारीय, उदासीन, बेसिक या अम्लीय। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा एसिडिक। जी हाँ दोस्तों, अम्लीय। देखा जाए तो मानव जठर में प्रोटीन पाचन के लिए उत्तरदायी अनुकूलतम परिवेश अम्लीय ही होगा। अगर किसका पाचन है, प्रोटीन का पाचन है, तो एसिडिक जो है अनुकूलतम परिवेश रहेगा। फिर अगला है क्वेश्चन, समुद्री शैवाल पद का सर्वोत्तम वर्णन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? बीज पर उगने वाले शैवाल के लिए, समुद्र तल के सूक्ष्म हरे पादप के लिए, या समुद्र में बहुकोशिक शैवाल उत्पादन के लिए, या महासागर के परजीवी पादप के लिए? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, टेक्निकल सा है और इसका सही जवाब है समुद्र में बहुकोशिक शैवाल उत्पादन। समुद्री शैवाल पद का सर्वोत्तम वर्णन किसके द्वारा होगा? समुद्र में बहुकोशिक शैवाल उत्पादन से। दोस्तों, अगला क्वेश्चन 81 है, अमेजन वन एक प्रकार के कैसे वन है? उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन, शीतोष्ण सदाबहार वन, शीतोष्ण सदाबहार वन। रिपीटेड क्वेश्चन ऑप्शन है यहाँ पर, उष्ण कटिबंधीय मौसमी वन। तो दोस्तों, 81 नंबर का सही जवाब है उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन। अमेजन वन कैसे वन है? उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन, याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, शिशु का लिंग किसके गुणसूत्री योगदान पर निर्भर करता है? देखिए, शिशु का जो लिंग है, लिंग निर्धारण मतलब वो लड़का होगा लड़की होगा, ये दोस्तों पिता पर ही, पिता के गुणसूत्री योगदान पर निर्भर करता है। लेकिन अक्सर भारतीय समाज में या पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं को ही रिस्पॉन्सिबल माना जाता है कि पता नहीं इसने लड़कियां पैदा की हैं, लेकिन इसमें पिता ही रिस्पॉन्सिबल है। क्योंकि इसमें जो है XY होता है और XX तो महिलाओं में होता है, और मेल के लिए जो मतलब माना जाए तो XY गुणसूत्र जब मिलेगा तब आपका जो है लड़का होगा। तो महिला का X पाए, पुरुष का Y पाए, मिलके अगर XY बनाएगा तो लड़का बनेगा। लेकिन ये X से अगर मिल जा रहा जाके तो फिर लड़की ही पैदा होगी। चलिए, अगला क्वेश्चन है 83, ब्रायोफिल्म में कायिक प्रवर्धन किसके माध्यम से होता है? ब्रायोफिल्म की अगर बात करें दोस्तों तो इसमें कायिक जो प्रवर्धन है वो पत्ते के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से? पत्ते के माध्यम से। अगला है, वयस्क मानव का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, और सही जवाब है 120 से 80 mm ऑफ Hg। ठीक है, वयस्क मानव का सामान्य जो है रक्तचाप है।
अगला है टीकाकरण द्वारा निम्नलिखित में से किसको नियंत्रित नहीं किया जा सकता है? चेचक को, पोलियो को, मधुमेह को या काली खांसी को? तो दोस्तों अगर देखा जाए तो जो मधुमेह है ये टीकाकरण से पॉसिबल नहीं है, जबकि चेचक, पोलियो, काली खांसी ये सभी क्या हैं? टीकाकरण के द्वारा इनको कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन जो मधुमेह है वो दोस्तों टीकाकरण से पॉसिबल नहीं है। अगला है औसत वयस्क के शरीर में कितना रक्त होता है? मतलब एक वयस्क पुरुष है तो उसके शरीर में कितना रक्त होगा? तो औसतन जो रक्त की मात्रा है दोस्तों वो 5 से 6 लीटर होती है। कितनी? 5 से 6 लीटर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है 87 नंबर का, मानव शरीर में तापमान का नियंत्रण कौन सी ग्रंथि करती है? तो देखा जाए दोस्तों तो मानव शरीर में जो तापमान थर्मोस्टेट का कार्य करती है वो हाइपोथैलेमस ग्रंथि करती है। कौन सी? हाइपोथैलेमस ग्रंथि। अगला क्वेश्चन है सबसे बड़ा शावक कौन सा जानवर पैदा करता है? सबसे बड़ा शावक अगर बात करें दोस्तों तो नीली व्हेल ही सबसे बड़ा शावक पैदा करती है। अगला है किस उर्वरक में फसलों के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं? तो कौन सा ऐसा उर्वरक है जिसमें फसलों के लिए सभी आवश्यक तत्व पाए जाते हैं? दोस्तों ये कंपोस्ट होती है। क्या? कंपोस्ट खाद। ठीक है। अगला है एक उत्पादक, एक शाकाहारी, एक मांसाहारी को दर्शाने वाली एक उपयुक्त आहार श्रृंखला कौन हो सकती है? एक उत्पादक होना चाहिए, ठीक है, प्रोड्यूसर, एक शाकाहारी, ठीक है, हर्बीवोरस, और एक जो है यहाँ पर मांसाहारी होना चाहिए। तो इसका सही जवाब दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी ही है। पादप क्या हो जाएगा? उत्पादक हो जाएगा। खरगोश शाकाहारी, जबकि बाघ क्या हो जाएगा? मांसाहारी हो जाएगा। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गाजर के लिए सही है? गाजर, ठीक है। तो दोस्तों अगर कैरोट की बात करें तो खाद्य भंडारण के लिए मुख्य मूल का अपवर्तन होता है, अपरिवर्तन होता है, और खाद्य भंडारण के लिए मुख्य तने का अपरिवर्तन हो जाता है, या तने और मूल में खाद्य का भंडारण होता है, या मृदा को धारण करने के लिए मूल रोमों का अपरिवर्तन हो जाता है। तो 91 नंबर का ऑप्शन नंबर ए सही है। खाद्य भंडारण के लिए मुख्य मूल का अपरिवर्तन हो जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है मानव जीनोम परियोजना का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों अगर बात की जाए मानव जीनोम परियोजना का नेतृत्व क्रेग वेटर और फ्रांसिस कॉलिंस ने किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा क्लोनित मेरिनो मेमना है? तो क्लोनित मेमना यहाँ पर दोस्तों डॉली एक भेड़ थी दोस्तों, यही क्लोनित मेमना है। ठीक है। दृश्य छाप बनती है फोटोग्राफिक कैमरे में, सूची छिद्र कैमरे में, प्रिज्म पेरिस्कोप में, या इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में? तो 94 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर फोटोग्राफिक कैमरे में। दृश्य छाप कहाँ पे बनती है दोस्तों? फोटोग्राफिक कैमरे में। अगला क्वेश्चन है प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुँचने में कितना समय लगता है? तो दोस्तों अगर प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुँचना है तो 8 मिनट 3 सेकंड का समय लगेगा। दोस्तों जो सुपर टेट आपका हुआ था ना, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कण परमाणु के नाभिक से संबंधित नहीं है? देखिए इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, लेकिन मेरॉन नहीं होता है। 96 का डी सही है। 97 लेते हैं। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति लगभग कितनी होती है? तो पराश्रव्य तरंगों की बात करें दोस्तों तो ये 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। पराश्रव्य का मतलब दोस्तों अल्ट्रासोनिक वेव से है, जो मानव कान नहीं सुन सकता है, और इन तरंगों को गाल्टन की सीटी द्वारा या दाब विद्युत प्रभाव फिजियो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की विधि द्वारा क्वार्ट्ज के क्रिस्टल के कंपनों से उत्पन्न करते हैं। ठीक है। और श्रव्य तरंगे जो ऑडिबल वेव्स होती हैं, इनकी जो फ्रेक्वेंसी होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। ठीक है। और अगर हम अपश्रव्य तरंगों की बात करें, अवश्रव्य तरंगे इंफ्रासोनिक वेव्स की बात करें,
तो ये 20 हर्ट्ज से कम होती हैं। ठीक है। भूकंप के समय पृथ्वी में चलने वाली लंबी तरंगे अवश्रव्य तरंगे यानी कि इंफ्रासोनिक वेव्स कहलाती हैं, और हमारे हृदय की धड़कनों की आवृत्ति भी अवश्रव्य तरंगे हैं। तो ये कई सारे क्वेश्चन आपको मिलते हैं दोस्तों। और जो ह्यूमन ईयर सुनता है वो ऑडिबल वेव्स को सुनता है। श्रव्य तरंगे उनकी फ्रीक्वेंसी होती है दोस्तों 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। किसी अर्धचालक को गर्म करने से उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दोस्तों देखा जाए तो ताप बढ़ाने पर जो गुड कंडक्टर्स होते हैं, चालक होते हैं, तो उनका जो विद्युत प्रतिरोध है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है, वो बढ़ता है और उनकी कंडक्टिविटी यानी कि चालकता घटती है। तो इसमें प्रतिरोध पूछा है तो बढ़ेगा, अगर चालकता पूछा जाता तो वो घट जाती। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे बढ़िया इंसुलेटर कौन सा है? लकड़ी, कपड़ा, कांच या कागज? फंसा दिया दोस्तों। इंसुलेटर पूछा है, मतलब वे पदार्थ जिसमें लगभग नगण्य मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं अचालक, कुचालक या विद्युत रोधी कहलाते हैं, जैसे लकड़ी, कांच, एबोनाइट, कागज, कपड़ा आदि। इनसे होकर विद्युत आवेश का प्रवाह, इलेक्ट्रिकल जो आपका मतलब आवेश होता है, चार्ज होता है, इलेक्ट्रिकल चार्ज, वो फ्लो नहीं करता है। तो कांच सबसे बढ़िया विद्युत रोधी है। इंसुलेटर की बात करें तो सबसे बढ़िया विद्युत रोधी कौन सा है? कांच है दोस्तों। अगला और लास्ट है, प्रकाशिक तंतु का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? बुनाई के लिए, वाद्य यंत्र के लिए, आँख की शल्य चिकित्सा के लिए या संचार सेवा के लिए? तो ऑप्टिकल फाइबर प्रकाशिक तंतु की बात की गई है, तो दोस्तों इसका प्रयोग संचार सेवा में होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है दोस्तों। अब मॉडल पेपर नंबर 34 में आ जाते हैं। बहुत ही मस्त क्वेश्चन इसमें भी लेंगे। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है आपको। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों के निर्माण में प्रयोग किया जाता है निर्वात ट्यूब का, वैक्यूम ट्यूब्स का, ट्रांजिस्टर का, आईसी चिप्स का या सूक्ष्म संधारित्रों का? तो 4th जनरेशन के जो कंप्यूटर हैं दोस्तों, उसमें प्रयोग किया जाता है आपका जो दोस्तों जो है सूक्ष्म संधारित्रों का। ठीक है। मैं बता दूं, पहली पीढ़ी का जो कंप्यूटर है तो उसमें निर्वात ट्यूब या पंच कार्ड का प्रयोग करते हैं। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का प्रयोग करते हैं। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में आईसी चिप्स का प्रयोग किया गया, यानी कि एसएसआई, एमएसआई, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन और मीडियम स्केल इंटीग्रेशन का। जबकि चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का प्रयोग हुआ। सूक्ष्म संधारित्र यानी कि माइक्रो प्रोसेसर का डेवलपमेंट हुआ है। जबकि यहाँ पर 5वीं पीढ़ी का जो कंप्यूटर है उसमें अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और ऑप्टिकल डिस्क का विकास हुआ है। ठीक है दोस्तों। तो चौथी पीढ़ी पूछा है तो सूक्ष्म संधारित्र यानी कि माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है, इसका प्रयोग। फिर कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों कंप्यूटर का जनक कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश की क्रिकेट टीम को टेस्ट का दर्जा मिला है? टेस्ट का दर्जा नहीं मिला है। तो दोस्तों ये ऑब्सोलीट क्वेश्चन है, इसको हटाएंगे। अगला क्वेश्चन जो है ये भी नहीं है, ये तब का होगा पहले का। चलिए अब ये जो मतलब कॉमन क्वेश्चन है 5वां लेते हैं। सीपीयू का पूरा रूप क्या है? तो दोस्तों अगर बात करें सीपीयू की तो इसका पूरा रूप है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है। इसको कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है, यानी कि कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम 7वां लेंगे, 6ठा भी प्रचलित नहीं रहा क्वेश्चन, खैर इसमें देख सकते हैं। यहाँ पर सार्वजनिक क्षेत्र का निम्नलिखित में से कौन सा उद्यम नवरत्न है? तो नवरत्न की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर जो भेल है आपका भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ये आपका नवरत्न है। अब तक 16 कंपनियों को नवरत्न का दर्जा दिया गया, जिसमें BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड हो गया, भेल हो गया, BPCL, HPCL, MTNL, गेल, HAL, PGCIL, NMDC, REC, नाल्को, RINL,
ये सभी सारे के सारे नवरत्न कंपनियां हैं। पीएफसी हो गया, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, और एससीआई है, आयल इंडिया लिमिटेड ओआईएल हो गया, नेविली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड एनएलसीएल है। लेकिन इम्पोर्टेंट यही है कि नवरत्न इसमें से आपका भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड है। हालांकि ये सब अब बेच बाँच दिए जाएंगे धीरे धीरे सब, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 को दोस्तों हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, 7वें का। अब यहाँ पर हम लेते हैं दोस्तों 8वां क्वेश्चन। भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी? तो आशा पूर्णा देवी जो थी वो ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला थी, और उनको ये पुरस्कार 1976 में उनकी रचना प्रथम प्रतिश्रुति बांग्ला में रचित के लिए प्राप्त हुआ था। देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली दूसरी भारतीय महिला अमृता प्रीतम थी, और इनको पुरस्कार मिला था 1981 में इनकी कृति कागज ते कैनवास पंजाबी के लिए, ठीक है। महादेवी वर्मा ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली तीसरी महिला थी, और इन्हें यह पुरस्कार 1982 में यामा हिंदी के लिए दिया गया था, ठीक है दोस्तों। तो ये इसकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन हो जाती है। अगला क्वेश्चन 9वां है, निम्नलिखित कलाकारों में से द साइंस ऑफ भारत नाट्यम पुरस्कार किसके लिए दिया गया है? तो यहाँ पर द साइंस ऑफ भारत नाट्यम, इस पुरस्कार की हम अगर बात करें दोस्तों, तो ये दोस्तों सरोज वैद्यनाथ पुस्तक लिखी थी, द साइंस ऑफ भारत नाट्यम, उनको ये मिला है। सॉरी, इसमें किन कलाकारों ने द साइंस ऑफ भारत नाट्यम पुस्तक लिखी है? तो सरोज वैद्यनाथन ने। टू लाइव्स ये किसने लिखी है? तो 10वां क्वेश्चन है दोस्तों, टू लाइव्स ये विक्रम सेठ की रचना है। अगर हम विक्रम सेठ की बात करें तो इन्होंने बहुत ही पॉपुलर बुक्स को यहाँ पर लिखा है, तो उसमें टू लाइव्स भी है। और यहाँ पर नारा दो बूंद जिंदगी की किस कार्यक्रम से संबंधित है? ये पल्स पोलियो से संबंधित है, 11वें का सी है। मुंशी प्रेमचंद ने किन पुस्तकों को लिखा है? यहाँ पर सेवा सदन, रंगभूमि, गबन, गार्डनर। यहाँ पर 12वें की बात करें दोस्तों तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, केवल 2, 3 और 4। दोस्तों यहाँ पर बात की जाए सेवा सदन, गबन और रंगभूमि में थोड़ा सा गलत हो गया, ये तीनों मुंशी प्रेमचंद की हैं। गार्डनर की बात करें दोस्तों तो ये गार्डनर जो पुस्तक है ये रविंद्रनाथ टैगोर जी की है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया बी डी में, तो ये केवल 1, 2, 3 मतलब पहली, दूसरी और तीसरी यहाँ पे जो रचनाएं हैं सेवा सदन, गबन और रंगभूमि ये मुंशी प्रेमचंद की है। गार्डनर यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर जी की है। रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक है गार्डनर, गीतांजलि, गोरा, चित्रांगदा, विसर्जन, हंग्री स्टोन्स, चांडालिका, ये सभी हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी की कालजयी कृतियाँ। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों लेते हैं। WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो WHO का मुख्यालय दोस्तों ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन का। फिर है कौन सा राजनीतिक दल राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त है? तो यहाँ पर दोस्तों जो है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं? तो राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत ये दोस्तों आयरलैंड से लिए गए हैं। कई बार ये क्वेश्चन 15वां पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो सार्क के मुख्यालय की बात करूं दोस्तों तो ये आपका काठमांडू में है। कहाँ पे? काठमांडू में। अगला है भारत में फेडरेशन कप का संबंध किस खेल से है? तो 17वें क्वेश्चन का सही जवाब है फेडरेशन कप का संबंध फुटबॉल से है। फिर है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या कितनी है? तो ये टोटल 22 है। 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं दोस्तों रखी गई हैं? 22 भाषाएं। मूल संविधान में केवल 14 भाषाएं सम्मिलित की गई थी, किंतु बाद में वर्षों में संविधान संशोधन द्वारा
8 भाषाओं को अलग से जोड़ दिया गया है। 92वां संविधान संशोधन में मैथिली, संथाली, बोडो और डोगरी ये भाषाएं जोड़ी गई हैं। 71वें संविधान संशोधन में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली जोड़ी गई हैं और 21वें संविधान संशोधन में सिंधी जोड़ी गई है। ये बहुत इम्पोर्टेंट रहता है क्वेश्चन, ठीक है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। ये भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है, इनको रट लीजिएगा। भारतीय न्यूक्लियर विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय न्यूक्लियर विज्ञान का जनक, तो दोस्तों इसका सही जवाब है होमी जहांगीर भाभा को, होमी जे भाभा को। देखिए, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को भारतीय परमाणु नाभिकीय विज्ञान का जनक यानी कि फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर साइंस कहा जाता है। वे भारतीय परमाणु अनुसंधान केंद्र, बाद में भाभा अनुसंधान केंद्र जो बन गया, उसके संस्थापक थे। 1945 में डॉक्टर भाभा टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च यानी TIFR के संस्थापक निदेशक थे। वे परमाणु ऊर्जा आयोग के भी प्रथम अध्यक्ष थे और जनवरी 1966 में वायुयान की दुर्घटना में इनका देहांत हो गया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, लास्ट हम क्वेश्चन लेंगे। मिलान करना है यामिनी कृष्ण मूर्ति। यहाँ पर ये दोस्तों भरतनाट्यम से संबंधित हैं 20वें क्वेश्चन में। और अगर ऑप्शन की हम बात करेंगे दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। यहाँ पर पहले का सी हो जाएगा, यामिनी कृष्ण मूर्ति भरतनाट्यम से। दूसरी का डी वसीम जाफर क्रिकेट से है, राजा रवि वर्मा ये चित्रकारी से और राहुल गांधी पॉलिटिक्स से हैं। दोस्तों कुल मिला के 20 क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया विद इन 20 मिनट। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जो भी बाकी के क्वेश्चंस हैं, लगभग यहाँ पे 50-60 क्वेश्चन हैं, उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लूँगा। तो फिलहाल के लिए प्यार और सहयोग बना के रखिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर किया करिए और इसके बाद से मैं आपको पूरा प्रयत्न करूँगा कि कायदे से पूरी प्रिपरेशन करवा दूं, चाहे UPSSC पेट की हो और चाहे एडेड जूनियर सुपर टेट की हो।